दूसरी तरफ अक्षत के अपार्टमेंट में अक्षत जो जिया से कहता है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, मुझे भी एक बोर्ड मीटिंग से मिलने जाना है। उसके बाद आज शाम का कोई नया प्लान है, कुणाल बता रहा है। जैसा होगा तुम्हें बताऊंगा। हो सकता हो आज शाम को हम लोग क्लब जाएं, तो मैं तुम्हें भी ज्वाइन करने का सजेशन दूंगा। जिया जो कहती है, हाँ ज़रूर, पर जल्दी अभी जाना ज़रूरी है, अभी तो रात नहीं हुई है ना। अक्षत जो जिया की बात को समझ नहीं पाता कि जिया इस वक्त अक्षत को इस वजह से अपने साथ रखी हुई क्योंकि वो डर रही है, और वो उसके करीब आते हुए उसके गाल को अपने हाथ से टच करते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड शमा कि तुम्हें मैं पसंद आ चुका हूँ, पर इतना पसंद आया ये नहीं पता था। आई नो रहा नहीं जाएगा तुम्हें, पर क्या करूँ, ज़रूरी है यार। इतने करीब आकर के जिस तरह से अक्षत उससे बात कर रहा था, जिया उसके चेहरे में थोड़ी देर के लिए गुमसी हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी पलक को चपकाते हुए कहती है, आप जाइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और जैसा होगा मुझे शाम को बताइएगा। और ये बोलकर के अपनी थूक घटक लेती है। वहीं अक्षत भी उसे बाय करता है और अपार्टमेंट से बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकला था, उस गार्ड को तुरंत ही समझ आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। वो अपने मालिक को तुरंत ही कॉल करके सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अगर तुरंत तुम ये काम करोगे तो मुझे लगता है मुश्किलात बढ़ सकते हैं। पहले पता लगा लो कि अंदर कितने लोग हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस लड़की को किडनैप करने से पहले कोई भी उसके आसपास हो। वो आदमी जो कहता है, और अगर आसपास हुआ तो क्या हम अपनी प्लानिंग को ख़त्म कर देंगे? क्या हम उस लड़की को किडनैप नहीं करेंगे साहब? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम पागल हो क्या? किडनैप तो उसे करेंगे, लेकिन आसपास के लोगों को या तो उससे दूर कर दो, और अगर एक दो लोग हैं तो उसका तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। वो आदमी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, समझ गया साहब, क्या करना है अच्छे से समझ गया। और तभी वो देखता है कि अपार्टमेंट में एक डिलीवरी बॉय आ रहा है। वो तुरंत ही उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, क्या सामान है? वो डिलीवरी बॉय जो उस गार्ड को देखते हुए कहता है, ऑर्डर आया था। वो आदमी जो पूछता है, किस नाम से है? क्या जिया नाम से है? वो डिलीवरी बॉय जो कहता है, नहीं जिया नहीं, प्रिया करके है, अंदर ही है, 40 नंबर रूम है उसका। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अंदर नहीं जा सकता? वो गार्ड जो कहते हैं, नहीं अभी नहीं जा सकते, शाम के वक्त किसी भी डिलीवरी बॉय को अंदर आने की परमिशन नहीं है, तुम ये दे दो, मैं ले जा कर के दे दूंगा। वो आदमी कहता है, ओके, पैसा पहले से पेड हो चुका है और रेटिंग दिलवा देना बस। वो गार्ड जो कहता है, हाँ हाँ चल निकल। डिलीवरी बॉय को उस गार्ड की हरकतें कुछ ठीक तो नहीं लगती, लेकिन फिर वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसका काम अब आसान हो गया था। वहीं गार्ड जो तुरंत ही ऊपर की तरफ अपने कदम को बढ़ा लेता है और लिफ्ट में चढ़ते हुए 15th फ्लोर का बटन दबा देता है। बड़ी थी, उसने जिया को बालकनी में आता हुआ देख लिया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही बिना देरी किए 15th फ्लोर पर पहुंचता है। लेकिन वो 2-3 रूम में कंफ्यूज हो गया था। वो पहले रूम के पास जाता है और बेल बजाने लगता है। अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और वो गार्ड को देखते हुए पूछती है, क्या है? वो गार्ड अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, जिया नाम की कोई लड़की है क्या यहाँ पर? वो लड़की जो कहती है, नहीं मेरा नाम सोफिया है, कुछ काम है? वो गार्ड जो कहता है, नहीं नहीं मैडम कोई काम नहीं है, आप सो जाइए। वो लड़की जो मुंह बनाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं वो आदमी आगे बढ़ता है और फिर 2-3 रूम को और चेक करता है और आखिरी में फाइनली अब वो जिया के रूम के बाहर आ गया था। वो जैसे ही बेल बजाता है, अंदर से एक स्टाफ जो कि बाहर जाने लगती हैं, लेकिन जिया के एकदम से धुक धुकी बढ़ जाती है और वो अंदर के स्टाफ को रोकते हुए कहती है, नहीं अब आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। वो स्टाफ जो जिया को देखते हुए कहती है, क्यों मैडम, बाहर कोई आया है? पर जिया जो कहती है, मेरा मतलब है आप तो काम कर रही हैं ना, तो आप काम कर लीजिए, मैं जाकर खोल दूंगी। और ये बोल करके वो सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी कि उसे दरवाज़ा खोलना है, लेकिन असल में तो उसे बस पी होल से देखना था कि बाहर कौन खड़ा है, क्योंकि उसे हर वक्त यही डर बना हुआ था कि उसके चाचा अब कभी भी उस तक पहुँच जाएंगे। वो स्टाफ जिया की बात सुनते हैं और फिर किचन की तरफ मुड़ जाती हैं। वहीं एक और स्टाफ जो कि वहीं पर काम किया करती थी, वो भी अपनी डस्टिंग वगैरह के लिए हॉल एरिया में चली जाती हैं। जिया जो दरवाजे के पास आती है और धीरे से पी होल खोल करके देखती है तो ये कोई गार्ड था। गार्ड का कपड़ा देख करके जिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वह भी दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से अंदर से उसे अपने फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ आती है। उसका हाथ अभी हैंडल पर पहुंचता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाती है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो वो शिवानी का नंबर था। जिया को यही एक्सपेक्टेशन थी। वो हाँफते हुए फ़ोन उठाती है और अपने कान पर लगाते हुए कहती है, हेलो, हाँ बोलो शिवानी।
दूसरी तरफ से शिवानी की आवाज़ आती है। हेलो जिया, मुझे तुझे एक और बात बतानी है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिया जो कहती है, अब क्या हुआ? शिवानी जो कहती है, तुझे ना ढूंढने के लिए सिर्फ तेरे अपने घर वाले नहीं बल्कि कोई और भी पीछा कर रहा है। तो बहुत संभल कर रहना। तो जहाँ पर भी है प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ, ओके? जिया जो कहती है, ओह गॉड, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो लोग कौन है? अब क्या मैं दिन भर मास्क लगाकर घूमूं? कि तभी उसे लगातार बाहर बेल बजाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्टाफ भी जिया के बिना परमिशन के दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे और न जाने क्यों मगर उस गार्ड को भी शक हो जाता है कि ये ज़रूर जिया का ही कमरा है। 15 मिनट से बेल बजाने के बावजूद भी दरवाज़ा ना खुलने की वजह से वो दोबारा से निराश होकर नीचे चला जाता है और अपने मालिक को कॉल लगा देता है। वहीं इस तरफ जिया जो शिवानी से कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं और कितने दिन की ज़िंदगी बची है मेरी। शिवानी जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस अपने कान्हा जी से मदद मांग। जब वो तेरा भला चाहेंगे ना तो कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिया जो कहती है, सिर्फ उन्हीं का तो सहारा है मेरी ज़िंदगी में और मैं कहाँ जाऊँगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पर जिसके साथ हूँ वो मेरा बहुत हेल्प कर रहा है, पर मैं कब तक उसके सहारे यहाँ पर जीऊँगी? और अगर मेरे चक्कर में अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा शिवानी। मुझे लगता है मुझे वापस आ जाना चाहिए। शिवानी जो कहती है, मरना है क्या तुझे? यहाँ पर वापस आने के बारे में तो तू सोचना भी मत। चल मैं फ़ोन रख रही हूँ, कोई घर पर आ रहा है मेरे। बस हाँ, तू जहाँ पर भी है खुद को बहुत सेफ रखना, ओके? जिया जो कहती है, ओके एंड थैंक यू यार, तू बहुत मदद कर रही है मेरी। शिवानी जो कहती है, धत पागल, तुझे जो बनना है ना तू जल्दी से बन कर के वापस आ। उसके बाद देखना यहाँ पर सब तेरी पूजा करेंगे। एक बार तू सक्सेसफुल हो गई ना तब तुझे पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल वुमेन का पावर कितना ज़्यादा होता है। जिया जो कहती है, मेरे घर वाले मेरे सक्सेस से भी खुश नहीं होंगे। अगर मैं एक बार उनके हाथ में आ गई ना तो वो बस मुझे जिंदा जला देंगे, मुझे अच्छे से पता है। शिवानी जो कहती है, चल अब तो निगेटिव मत सोच और मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है? मम्मा रूम में आ रही हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। वहीं जिया जो अब रूम से बाहर आती है और एक एक कदम करके हॉल एरिया में आ जाती है। जिया जो अभी दरवाजे के हैंडल को अपने हाथ से पकड़ी थी कि तभी वो देखती है कि उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और जैसे ही उसने पी होल से देखा था उसे बाहर कोई नज़र भी नहीं आता। वो हिम्मत करती है और अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहती है, जय श्री कृष्णा, अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आपकी मर्ज़ी कान्हा, मैंने खुद को आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप जब चाहे तब मेरी जान ले सकते हैं। और ये बोल करके बस वो दरवाज़ा खोलती है और अपने राइट और लेफ्ट साइड में देखती है। वो देखती है कि लिफ्ट से एक आदमी जो नीचे की तरफ जा रहा है और उसने गार्ड का ही कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन वो फिर तुरंत ही रूम का दरवाज़ा बंद करती है और गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, वो आदमी तो गार्ड ही था ना, तो फिर अचानक से चला क्यों गया? थोड़ा देर और भी तो वेट कर सकता था। गार्ड ही था ना? पता नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अपार्टमेंट का गार्ड है तो मतलब ऑब्वियसली वो तो मेरे चाचू को नहीं जानता होगा। ये नए दुश्मन कौन आ गए? क्या सब के सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड नीचे जा कर के अपने मालिक को कॉल करते हुए कहता है, सब पता चल गया उस लड़की का, जिस रूम में वो है उसका दरवाज़ा उसने खोला नहीं है। उम्मीद तो यही लग रही है कि वो अकेले होगी। दूसरी तरफ से वो आदमी जो कहता है, तो फिर देरी कैसे, 4-5 आदमी को बुलाओ और जाकर मार डालो उसे। वो आदमी जो कहता है, जी मैं तुरंत ही कॉल करता हूँ अपने आदमी लोग को, आज रात तक उसकी लाश ठिकाने लग जाएगी, कहता है। दूसरी तरफ से कॉल पर वो आदमी कहता है, नहीं, पूरी तरह से मरी हुई नहीं मिलनी चाहिए मुझे, जिंदा रहे, तभी तो मीडिया के सामने उसकी इज्जत उछालेंगे हम। इस तरफ से वो आदमी जो कहता है, अरे हाँ साहब, आपका तो प्लान नेक्स्ट लेवल होता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम उसे अधमरी हालत में लेकर आएंगे, न जी पाएगी न मर पाएगी इस साली। दूसरी तरफ से वो आदमी जो कहता है, और उसके बाद जयशंकर त्रिपाठी का चेहरा देखने लायक होगा। हे माय लवली लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया स्टार वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जी आज अब पूरी तरह से अपने घर पर अकेली हो चुकी थी। वैसे तो 2 स्टाफ उसके लिए थी, मगर नीचे वाले बंदे को जो कि अभी गार्ड बना फिर रहा था उसे ये बात नहीं पता थी और वो 4 से 5 लोगों को आने का ऑर्डर दे देता है। लगभग रात के 8 बज रहे थे। अक्षय जो गाना सुनते हुए अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो आज काफ़ी खुश था।
जिया के साथ उसका आज वाकई ही काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है और ब्लूटूथ अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो अपने ब्लूटूथ को अपने हाथ से टच करता है और कॉल को रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से रेयांश की आवाज़ थी। कहाँ हो इस वक्त? अक्षर जो रेयांश से कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका? अब क्या रात 8 बजे भी मैं आपकी गुलामी करूं? अरे यार, आप कोई नया काम मत दे देना प्लीज़। रेयांश कहते हैं, फालतू बकवास मत करिए, बता कहाँ पर है? अक्षर जो कहता है, बस हूँ अपने सफ़र पर। तू ये बता, तूने मुझे याद कैसे कर लिया भाई? बहुत प्यार आ रहा है क्या मेरे ऊपर? रेयांश कहते हैं, पी रखी है क्या? क्या बकवास कर रहा है? अक्षर जो कहता है, अरे पी नहीं रखी है पर पीने ज़रूर जा रहा हूँ। अगर तू होता तो और मज़ा आता। रेयांश कहते हैं, ठीक है फिर मेरे मेंशन आ जाओ, साथ में चलते हैं। अक्षर जो कहता है, वेट, तू मेरे साथ पीने के लिए दुबई से इंडिया आएगा? इतनी गहरी कब हो गई हमारी दोस्ती? रेयांश कहते हैं, इडियट, मैं इंडिया में ही हूँ। अक्षय जो हैरान होते हुए कहता है, सुबह तो दुबई में था, शाम तक इंडिया पहुँच आया। भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने नानी के घर से अपने घर से नानी के घर और फिर अपने घर। रेयांश कहते हैं, अगर तेरा फालतू बकवास हो गया हो तो 5 मिनट में मेरे मेंशन पहुँच, साथ में चलते हैं। वैसे भी चैन से पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अक्षय जो कहता है, मैंने तो सुना था तुझे सिगरेट पसंद है, ये दारू कब से पीने लगा तू? रेयांश कहते हैं, मैं अपने घर से पक चुका हूँ, दैट्स वाई। तेरे बहाने तेरे साथ चला जाऊँगा, उसके बाद से फिर होटल में रुक जाऊँगा, वरना रात भर मॉम उस लड़की के बारे में जिक्र करते करते कि तभी अक्षत उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है, कौन सी लड़की? शादी कर रही क्या? कोई गर्लफ्रेंड बना ली? अपने भाई को भी नहीं बताया? रेयांश कहते हैं, सवाल जवाब बाद में, चुपचाप से घर पहुँच। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। अक्षय जो फ़ोन को ही तरफ एक बार देखता है और फिर से गाना ऑन कर देता है और मुंह बनाते हुए कहता है, रूड। वहीं दूसरी तरफ जिया की सांस अटकी पड़ी थी। वो बार बार उसी गार्ड के बारे में सोचे जा रही थी कि तभी एक स्टाफ अचानक से उसका दरवाज़ा खोल देती है। जिया एकदम से चिढ़ होकर खड़ी हो जाती है। वो स्टाफ से कहती हैं, मैडम हम अपने रूम में जा रहे हैं, अगर कोई काम होगा तो बता दीजिएगा, आपके लिए डिनर तैयार कर दिया गया है। जिया जो कहती है, थैंक यू, जाइए आप लोग, पर आप लोग रहते कहाँ हैं? यहाँ मेरे साथ नहीं रहेंगे? वो दो स्टाफ जो मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं मैडम हम यहीं पर रहते हैं, हमारा रूम नीचे ही है। जिया जो कहती है, अच्छा फिर ठीक है, आप लोग चले जाएगा और कोई आवाज़ आएगी ना तो तुरंत आ जाएगा हमारे पास। वो स्टाफ जो कहती हैं, अच्छा मैम। वो दोनों स्टाफ समझ नहीं पाते कि आखिर जिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। जिया जो अपनी थूक अटकते हुए कहती है, पता नहीं, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है आज कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। वैसे सच कहूँ तो हर दिन तो यही लगता है मुझे। और फिर वो अपने बैग को टटोलने लगती है। वो अपनी डायरी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब भी वो पैनिक होती थी वो हमेशा अपनी डायरी ही पढ़ा करती थी, लेकिन इस वक्त उसकी डायरी तो किसी और के हाथ में थी। रेयांश जो जिया की डायरी को आगे पढ़ने के लिए अभी खोले थे और वो धीरे धीरे एक एक पन्ने को पलटते जा रहे थे कि तभी प्रार्थना जी जो अपने हाथों में एक खूबसूरत बाउल लेकर के अंदर की तरफ आती हैं और रेयांश के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। रेयांश अपने पैरों को टेबल से नीचे की तरफ करते हैं और अपनी मॉम को देखकर खड़े होते हुए कहते हैं, मैंने कितने बार कहा है मॉम, नॉक करके आया करिए, अब कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ मैं। प्रार्थना जी जो मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे मेरे लिए तो हमेशा मेरे गुड्डे ही रहोगे तुम। अब लंबू दम्बू हो गए हो लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो तुम मेरे ही हो ना, और अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी जो तुम्हारा रूम नॉक करके आऊँ मैं। रेयांश जो अपनी जगह पर बैठते हुए कहते हैं, फिर से शादी? आप लोग की लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, मेरी शादी करवाना। प्रार्थना जी जो उन्हीं के बगल में बैठते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही समझे। देखो तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बड़े पापा की फैमिली कैसी है, और उनका तो बेटा भी है और बेटे का भी बेटा हो गया है। अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ ना तो समझ जाना सारी प्रॉपर्टी उनके नाम चली जाएगी और तुम्हारे हाथ में ठेंगा नहीं आएगा, फिर रोते रहना जीवन भर। रेयांश कहते हैं, डैड की प्रॉपर्टी पर ज़िंदगी गुजारने का कोई इरादा नहीं मेरा, मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद बिल्डअप कर रहा हूँ ना। प्रार्थना जी जो कहती हैं, हाँ तुम तो हो गए हो बहुत बड़े करोड़पति, पता है मुझे, लेकिन बाप की जायदाद बाप की होती है और उसे अपनाना कितने गर्व की बात होती है तुम नहीं समझते। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मेरी जेठानी के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं किसी भी हालत में उन्हें प्रॉपर्टी हड़पने नहीं दूंगी। तुम्हें पता है कितना जुल्म किया था उन्होंने मेरे ऊपर। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ऐसे रौब झाड़ती थी,
रेयांश कहते हैं, मॉम फिर से आपकी पंचायत शुरू हो गई। यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे किसी की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। और ये बोल करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हैं, लेकिन जैसे उनका चेहरा अभी उनके लेफ्ट साइड में गया था कि तभी उनकी नज़र जिया की डायरी पर चली जाती है और वो खुद से कहते हैं, पर पता नहीं क्यों एक कहानी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत गलत टाइम पर आ गई, अभी बस पढ़ने ही वाला था। पता नहीं आगे इसके साथ क्या हुआ है कि इसे इतने बड़े बड़े झूठ बोलने का शौक चढ़ गया है। ऐसे झूठ बोलना तो किसी की मजबूरी नहीं, किसी की अपनी पसंद होती है। मिस झूठी त्रिपाठी, और अब इंडिया आया हूँ तो तुमसे मिलकर तो ज़रूर जाऊँगा। और तभी उनकी नज़र उनकी माँ पर जाती है, जो हाथों में बाउल लिए स्पून को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, मेरे हाथ का खीर नहीं खाओगे? चलो आ करो रेयांश। रेयांश कहते हैं, मॉम मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप इस तरह मुझे क्यों ट्रीटमेंट देती हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ग्रोन अप। प्रार्थना जी जो कहती हैं, बस इसी बात को लेकर के तो मेरा दिल दुखा रहता है। बड़े हो गए हो लेकिन शादी नहीं कर रहे हो, और इतने छोटे रह नहीं गए हो कि मैं तुम्हें पाल पोसूं। तुम जिस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। कहीं तुम डॉक्टर के पास ना जाना शुरू कर दो। मेंटल स्ट्रेस हो जाता है अगर सही वक्त पर शादी नहीं होती है तो। वो पिंटू को जानते हो? पिंटू, हाँ वही डिप्रेशन में चला गया। रेयांश कहते हैं, मैं नहीं जानता उसे, और मुझे क्या लेना देना किसी चिंटू पिंटू से। आपका बेटा करियर ओरिएंटेड है एंड दैट्स इट। जब वक्त आएगा शादी कर लूँगा, अभी मैं बुढ़ा नहीं हो रहा मॉम। और ये बोल करके वो खड़े हो जाते हैं कि तभी प्रार्थना जी जो उनके पीछे पीछे आते हुए कहती हैं, अच्छा वो सब छोड़ो, ये फ़ोटो है, एक बार बस नज़र उठाकर देख लेना, ना मदहोश हो जाओ ना इसकी खूबसूरती में तो कहना तुम। आर्यान जो कहते हैं, ठीक है रख दीजिए टेबल पर, देख लूँगा। प्रार्थना जी जो टेबल पर फ़ोटो को रखती हैं और रूम से बाहर निकल जाती हैं। वहीं वो भी बाहर निकल ही रही थी कि तभी अचानक से अक्षत उनके सामने आ जाता है और वो दोनों लोग लड़ते लड़ते बचे थे। अक्षत जो संभालते हुए कहता है, आंटी आराम से, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हैं, मैराथन क्यों दौड़ रही हैं आप? प्रार्थना जी जो कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम्हारा काम है, अच्छे वक्त पर आए हो, मेरा एक काम भी कर देना। अक्षत जो कहता है, कौन सा काम करना है? और आपको तो पता है ना मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। प्रार्थना जी जो कहती हैं, तुम्हारी मनपसंद की खीर बनाई है मैंने, एक डिब्बा पैक कर दूंगी, आराम से लेकर जाना। अक्षय जो कहता है, अच्छा काम तो बताइए। प्रार्थना जी जो कहती हैं, इस लड़के को ना एक लड़की का फ़ोटो दिया है, बस किसी भी हालत में उसके प्यार में से पढ़वा दो, ऐसा लट्टू करवा दो ना कि उस लड़की से इसकी नज़र ही ना हटे और शादी करने के लिए तैयार हो जाए इस बार। देखो तुम 25 साल के हो और वो लड़का 27 साल का हो चुका है। मुझे बहुत डर लगता है कहीं मेरा बेटा। कि तभी अक्षय जो समझ जाता है कि प्रार्थना जी एक बार शुरू हुई तो वो बंद होने का नाम नहीं लेंगे, जिसकी वजह से वो अपने सर को जल्दी में हाँ में हिलाते हुए कहता है, आंटिया बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस मेरा खीर पैक करके रखिए, मैं तुरंत ही जाता हूँ, आपके बेटे को कन्विंस करता हूँ और कल परसों तक मैं शायद उसे मना लूँगा। अब प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और ये बोल करके वो जल्दी से अंदर की तरफ भागता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओह गॉड, जब तक तेरी शादी नहीं होगी ना, मुझे लगता है मेरे सर पर तेरे से ज़्यादा टेंशन रहेगी। जब भी तेरे डैड मिलते हैं प्लीज़ उसको समझाओ, जब भी तेरी मॉम मिलती है कुछ तो जादू कर दो उसके ऊपर। क्या चल रहा है यार तेरे घर में, तेरी शादी को लेकर सब इतना टेंस क्यों है? रेयांश जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, कुछ 52 गज की प्रॉपर्टी है मेरे डैड की, उसी को हड़पने के लिए। अक्षत जो हंसते हुए कहता है, 52 गज की प्रॉपर्टी तू क्या करेगा, तेरे पास तो खुद ही दुबई में इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। रेयांशु अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, मॉम को ये सब समझ में नहीं आता है और साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि मैं किसी फॉरेनर लड़की के साथ सेटल हो चुका हूँ दुबई में। अक्षय जो कुछ सोचता है और अपने चेहरे को पीछे की तरफ करते हुए कहता है, वैसे मैं तो सेटल हो गया, तू भी हो ही जा। रेयांशु कहते हैं, तू कितना सेटल होता है और कितना नहीं अच्छे से पता है मुझे, 25 लड़कियों को डेट कर चुका है, एक के लिए भी सीरियस है तू? अक्षय जो कहता है, लेकिन इस बार जिसको डेट कर रहा हूँ ना यार, तू देखेगा ना तो फिदा हो जाएगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि तू उससे आज मिल ले। अक्षत की बात सुनकर के रेयांश जो बिना इंटरेस्ट देते हुए कहते हैं, नो वे, वैसे भी तेरी 3 से 4 गर्लफ्रेंड तो मुझे देखकर ही भाग गई हैं। अक्षय जो कहता है, हाँ क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तुझे डेट करें और तुझे तो किसी में इंटरेस्ट भी नहीं है। रेयांश जो कहते हैं, चलें आप, और नेक्स्ट टाइम से ना मेरे दिमाग में शादी वाली फालतू बकवास मत करना और लड़की के बारे में तो जिक्र मत करना। जब से आया हूँ लगातार इसी के बारे में बात चल रही, दिमाग खराब हो गया मेरा। अक्षय जो उनके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, तो इसी वजह से इंडिया वापस नहीं आता होगा ना, और आता भी है तो अपने फार्म हाउस में या फिर अपने होटल में जा कर के रहता है। रेयांश अपने फ़ोन को देखते हैं और फिर अक्षत की बात पर बस अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। अक्षत जो आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और वहीं रेयांश आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में वो लोग क्लब पहुँचने वाले थे, लेकिन रेयांश जो इस तरह अक्षत को कट लेता हुआ देखकर कहते हैं, कहाँ जा रहा है?
अक्षय जो कहता है, क्लब से पहले मैं अपने अपार्टमेंट जाना चाहता हूँ, बस 5 मिनट का तो रास्ता है। रियांश जो कहते हैं, क्यों, वहाँ कैसे रखा है? अक्षय जो कहता है, तो जिसे वहाँ पर रखा है ना, एक बार तो देख लिया तो फिर शाबाशी देगा मुझे। क्या लड़की है यार। हाँ, थोड़ी सी छोटी पड़ेगी मुझसे, लेकिन ठीक है, 25 और लगभग 19 साल, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। रियांश अपनी भवें चढ़ाते हुए कहते हैं, बच्ची को पटा रहा है तो यही दिन आगे दे रहे। हाँ, अक्षय जो कहता है, अरे बच्ची नहीं है यार, शी इज़ परफेक्शन। चल मिलवाता हूँ तुझे, अब मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ, एकदम शांत रहना। वहीं दूसरी तरफ जिया के अपार्टमेंट में 5 से 6 गुंडे जो लिफ्ट से ऊपर की तरफ आ रहे थे और 15th फ्लोर पर आकर के वो लोग रुक जाते हैं। वो 6 आदमी बहुत ज़्यादा डेंजरस और गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ही आसपास के लोग घबरा जाते। उसमें से एक आदमी जो आगे की तरफ बढ़ता आ रहा था और वो जिया की ठीक दरवाजे के सामने आकर के दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। वैसे तो अक्षित के अपार्टमेंट के सारे रूम काफ़ी बड़े बड़े थे, मगर फिर भी इतनी तेज़ दरवाज़ा पीटने की वजह से जिया के रूम तक वो आवाज़ जाती है। कुछ लोग उसके रिंग बेल को बार बार बजा रहे थे और कुछ लोगों के हाथ लगातार उस दरवाजे को पीट रहे थे। जिया जो अभी धीरे से लेटी ही थी और उसे लगा था कि शायद ये सब कुछ उसका वहम है, अचानक से इतने सारे शोर को सुनते हुए वो एकदम से अपने पसीने को पोंछते हुए बाहर की तरफ आने लगती है। वहीं एक स्टाफ जो काफ़ी गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलने वाली होती है, लेकिन इससे पहले उनका हाथ हैंडल पर पहुंचता जिया जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, रुकिए। एक स्टाफ जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, मैडम बाहर कोई बार बार नॉक कर रहा है, एक बार दरवाज़ा तो खोल लेने दो। जिया जो कहती है, नहीं दरवाज़ा मत खोलिएगा प्लीज़, आप जाकर इसके सो जाइए। वो मेड को समझ नहीं पाती और जिया की बात सुनते हुए कहती है, मैडम सुनो ना, कितना तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, कम से कम पता तो चले बाहर है कौन। और ये बोल करके वह हैंडल अभी टच ही करती कि तभी जिया जोर से उसे डांटते हुए कहती है, मैंने कहा ना मत खोलो दरवाज़ा, जा करके सो जाओ तुम। वो मेड एकदम से हड़क गई थी और जिया कितनी तेज़ आवाज़ सुन करके वो भी घबराते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है। जिया जो अपने पसीने को पोंछती है और फिर जल्दी से जा करके अपने रूम में बंद हो जाती है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो फिर खुद से कहती है, हो सकता हो कोई और हो और मैं झूठ में ये सब सोच रही हूँ, एक बार जाकर पीहूल से देख लेती हूँ। अभी वो बाहर रूम से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। जिया जो हड़बड़ाते हुए अपने रूम के पास आती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है और फ़ोन रिसीव करते हुए थोड़ा गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से अक्षय जो फ़ोन को स्पीकर में कर दिया था ताकि रियांश को वो जला सके, और वो रियांश की तरफ देखते हुए कहता है, तो इसकी वॉइस सुन। और फिर वो जिया से आगे कहता है, सुनो शमा, एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग अभी पार्टी के लिए निकल रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने क्लब में। जिया जो कहती है, मैं इस वक्त। अक्षय जो गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ा व्यस्त था, जिसकी वजह से वो रियांश को फ़ोन थमाते हुए कहता है, 1 मिनट जरा पकड़ना। रियांश पहले तो उसको घूरते हैं और फिर उसका फ़ोन लेते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ा देते हैं। अक्षय जो कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ। जिया जो फिर से कांपती हुई आवाज़ में कहती है, अक्षित सर मैं वो। उसकी आवाज़ की क्लियरेंस अक्षित को समझ नहीं आती और वो कहता है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, इवन 5 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट में अपार्टमेंट दिख रहा है मुझे, जल्दी से रेडी होकर के आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन तभी जिया जो कुछ आगे कहने वाली होती है, मगर तब तक फ़ोन कट जाता है। बाहर से अभी भी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ लगातार जारी थी। जिया जो मिरर के सामने जाकर के खड़ी हो गई थी और उसकी पूरी बॉडी काफ़ी बुरी तरह से कांप रही थी। वो खुद को संभालते हुए खुद से कहती है, अगर अक्षय सर को पता चल गया कि ये आदमी मुझे मारने आया तो मेरी मूवी वो मेरे हाथ से चली जाएगी, मुझे तैयार होना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे निकलूँगी यहाँ से, क्या करूँ कान्हा, प्लीज़ बचा लो। और वह जल्दी कांपते हुए हाथों से इधर उधर कपड़ा ढूंढने लगती है और फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई ठीक ठाक कपड़ा भी नहीं है। लेकिन फिर उसकी नज़र वार्डरोब की तरफ जाती है और वो बस यूं ही वार्डरोब का दरवाज़ा अपने हाथों से खोल देती है। बाहर से नॉक की आवाज़ अभी भी जारी थी और अब तो तेज़ तेज़ चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो अपार्टमेंट जो कि अभी कंस्ट्रक्शन मोड में था और उसके 15th फ्लोर पर सिर्फ 3-4 लोग ही रहते थे। जिया ने जैसे वार्डरोब का दरवाज़ा खोला था, वो देखती है कि अंदर बहुत सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं। जिया उनमें से एक रेड स्ट्रॉबेरी कलर के ड्रेस को निकालती है और जल्दी बाथरूम में जाकर के तैयार होने लगती है। वो ड्रेस उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो काफ़ी टाइट फिटिंग का था
और सिर्फ उसके घुटनों तक आता था। वो ऐसे कपड़े नहीं पहना करती थी क्योंकि उसके घर में ऐसे कपड़े पहनना अलाउड नहीं था। लेकिन जिया के पास अब ये सब सोचने का वक्त नहीं रह जाता। वहीं जिया जो रैंडमली तैयार होकर के अक्षत को जल्दी से कॉल लगा देती है। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसकी आवाज़ में कंपन अभी भी बरकरार था, लेकिन अब उसे बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ नहीं सुनाई देती और बेल भी बजना बंद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में अक्षय जो अभी अपनी कार में ही था और वो स्टीयरिंग पर अपने हाथों को घुमा रहा था। अक्षय जो अपने स्टीयरिंग पर मारते हुए कहता है, यार ये ट्रैफिक बिना 2 मिनट में पहुंचने वाला था बस, लेकिन खड़ा कर दिया सिग्नल पर। रेयान जो उसके फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, कॉल आ रहा है उसका। अक्षय जो फ़ोन को उठाते हुए अपने हाथ, अक्षय जो कहता है, हाँ हेलो बोलो। रेडी होगी तुम? एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। राज मसाला का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ ना, उसी के ठीक सामने। एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। दूसरी तरफ से जिया जो ठीक तरीके से बोल तो नहीं पा रही थी, मगर अक्षत की बात सुनते हुए वो धीरे से कहती है, मैं वो कि तभी ट्रैफिक खुल जाता है और अक्षत जो फिर से रेयांश को फ़ोन थमाते हुए कहता है, ज़रा उसको बोल तो देना तैयार होकर के नीचे आ जाए, हम बस अपार्टमेंट पहुंचने वाले, सिग्नल खुल गया है। अक्षत के इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो बार बार उस लड़की को शमा बुला रहा है। वो फ़ोन को अपने कान पर लगाते हैं और मुंह बनाते हुए कहते हैं, तैयार होकर नीचे आ जाओ, ऐसा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कमांड किया है। और ये बोल करके अभी वो फ़ोन काटने वाले थे कि तभी दूसरी तरफ से जिया की कांपते हुए आवाज़ उन्हें महसूस हो जाती है। रेयांश ने जिया की आवाज़ में पैनिक को भांप लिया था, जिसकी वजह से वो उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनते हुए उससे फिर से पूछते हैं, हैव यू हर्ड मी? जिया दूसरी तरफ से अपनी बालकनी की तरफ देखती है जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसके बालकनी के पास कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जिया जल्दी से जाकर के अपनी बालकनी का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करती है और कर्टन्स को लगा करके रूम से बाहर की तरफ निकल जाती है। वो काफ़ी पैनिक करते हुए कहती है, मैं यहाँ पर। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अक्षत से कुछ भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत को उसके घर वालों के बारे में पता चल गया तो सारा काम बना बनाए बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो धीरे से कहती है, मैं तैयार हूँ, आप प्लीज़ मेरे रूम के पास आ जाएंगे, वो मुझे निकलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, प्लीज़ सर। वही अक्षत भी अब गाड़ी से निकलते हुए कहता है, क्या हुआ, ये गार्ड कहाँ गया? रेयांश भी इस तरफ नोटिस करते हुए कहते हैं, पता नहीं, शायद वॉशरूम वगैरह यूज़ करने गया होगा। और फिर वो अक्षत का फ़ोन थमाते हुए कहते हैं, जाओ लेकर आओ उसे। अक्षत जो कहता है, मैं क्यों लेकर आऊँ, खुद नहीं आ पा रही क्या वो? रेयांश जो कहते हैं, उसे प्रॉब्लम हो रही होगी, जाओ लेकर आओ उसे। अक्षत जो रेयांश से कहता है, एक काम करना भाई, तू चला जाएगा क्या लेने? रेयांश उसको घूरते हुए कहते हैं, गर्लफ्रेंड तेरी है या मेरी? अक्षय जो कहता है, फिलहाल तो किसी की नहीं है, पर पसंद मुझे है तो तू उस पर लाइन मत मारना, लेकिन तूने वॉशरूम का नाम लिया तो मुझे थोड़ी सी लग गई है, प्रेशर बन रहा है, इसलिए मैं ज़रा हल्का होकर आता हूँ। रेयांश जो मुंह बनाते हैं और फिर उसको पहले तो घूरते हैं और फिर अंदर की तरफ लिफ्ट के लिए चले जाते हैं। वो लिफ्ट में एंटर हुए थे और वो 15th फ्लोर पर आकर खड़े हो गए थे। वहाँ पर ऑलरेडी 2 आदमी खड़े थे जो कि जिया के ठीक रूम के सामने खड़े थे, लेकिन जैसे ही वो लोग रेयांश को आता हुआ देखते हैं, वो सब बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जिया जो अपने कांपते हुए हाथ में फ़ोन पकड़ी हुई थी और वो बस लगातार पैनिक किए जा रही थी कि तभी फिर से उसके डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है और बेल भी बजना शुरू हो जाता है, जिससे जिया 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, अब क्या करूँ, उधर से बालकनी में भी और इधर से ये, क्या करूँ। लेकिन इस वक्त डोर पर रेयांश खड़े थे। जिया जो समझ जाते हैं कि अब उसे कोई ना कोई स्टैंड तो लेना होगा, वो पी होल से बाहर की तरफ देखती है। उसे रेयांश का चेहरा नहीं नजर आता क्योंकि रेयांश की हाइट जिया के हाइट से काफ़ी बड़ी थी। उसे सिर्फ रेयांश का मस्कुलर चेस्ट ही नजर आ रहा था। वो इधर उधर देखती है और दरवाजे के ठीक बगल में एक टेबल पर खूबसूरत सा वास रखा हुआ था। जिया उनमें से सारे फ्लावर्स को नीचे फेंकती है और वास को उठा करके अपने हाथ में ले लेती है और कान्हा जी का नाम लेते हुए धीरे से हैंडल को घुमाती है और जल्दी से उसे खोल करके पीछे खड़ी हो जाती है। रेयांश अंदर की तरफ झाँकते हैं मगर अंदर उन्हें कोई नज़र नहीं आता और ये उनके लिए काफ़ी स्ट्रेंज था। वो अक्षत के फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हैं और फिर अंदर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो रूम में एंटर किए थे, जिया झट से दरवाज़ा बंद करती है और अपने हाथ में वास को ज़ोर से उठाती है और उनके सर पर ऑलमोस्ट मारने वाली होती है, लेकिन उनके ठीक सामने एक विंडो था जिससे वो जिया का रिफ्लेक्शन देख लेते हैं और वो अचानक से साइड हो जाते हैं, जिससे वास जाकर के नीचे की तरफ गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। रेयांश जो गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ते हैं और जिया को घूरते हुए देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कांच का टुकड़ा जो रेयांश के शूज से और ज़्यादा चकनाचूर हो रहा था
और वो उन सब कांचों को कुचलते हुए जिया की तरफ काफ़ी गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। जिया जो एक एक कदम पीछे जाते जा रही थी और वो बस अपनी आंखों से ही रियांश की आंखों में देखते हुए प्लीड कर रही थी। रियांश उसके चेहरे को एक ही बार देखते ही पहचान गए थे, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में जिया के लिए खास नफरत नजर आ रही थी। लेकिन और वो जानना चाहते थे कि आखिर जिया ने उन पर इस तरह हमला क्यों किया। जिया पीछे भागने की कोशिश तो करती है, मगर अफसोस ये था कि जिया के पास अब जगह नहीं बची थी और वो जाकर के दीवार से सट जाती है। वहीं रियांश भी अपने हाथ को दीवार पर टिकाते हैं और जिया के काफ़ी क्लोज आते हुए कहते हैं, मारना चाहती थी मुझे। जिया जो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मुझे पता है आप मेरे अंकल के आदमी हैं, मुझे मारने आए ना आप। देखिए प्लीज़ मुझ पर तरस खाइए, प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। रियांश उसके कंधे को ज़ोर से पकड़ते हैं और उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहते हैं, छोड़ दो तुम्हें। जिया जो एकदम से अपने कंधे को उसे छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए। रियांश उसको एक झटके में पीछे की तरफ घुमाते हैं और उसको टर्न करते हुए कहते हैं, वो कांच के टुकड़े दिख रहे हैं तुम्हें? अगर मैं ठीक वक्त पर बचता नहीं तो वो सारे कांच के टुकड़े मेरे सर के अंदर जाते। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, इतना जल्दी मार देना चाहती हो मुझे? और क्या कह रही हो? तुम्हारे चाचा का आदमी, इतना बड़ा आदमी। कोई आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? और तुम्हारे तुच्छ से चाचा के लिए काम करूँगा मैं? हाँ, रियांश अग्निहोत्री नाम है मेरा और मैं सिर्फ खुद के लिए काम करता हूँ। आज तक अपने माँ बाप के लिए तो काम किया नहीं मैंने। तुम्हारे अंकल की गुलामी करूँगा? मेरी पर्सनालिटी देखकर समझ नहीं आता तुम्हें? जिया जो इस वक्त विंडो में खुद को और रियांश को देख पा रही थी। वैसे तो उसके हाथ मुड़े हुए थे जिसकी वजह से उसे पेन तो काफ़ी हो रहा था, लेकिन रियांश की बात सुनते ही उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला था। और फिर उसे अचानक ही शिवानी की बात याद आ जाती है और अपने हाथ को छुड़ाती है और थोड़ा आगे की तरफ भागते हुए कहती है, तो तुम मेरे घर वालों के दुश्मन होगे? वो भी लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुम वही हो ना अक्षत सर? और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है ताकि वो अक्षत को कॉल लगा सके। रियांश जो उसकी पागलों भरी हरकत को देख करके पहले तो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अब उसकी ये हरकतें उनको काफ़ी एंटरटेनिंग लग रही थी और वो पीछे हॉल में जाकर के काउच पर आराम से बैठते हुए कहते हैं, लगाओ कॉल, वो अक्षत तुम्हें बचा लेगा। ये सिर्फ तुम्हारी दिमाग की गलतफहमी है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिया जो कांपते हुए हाथ से तुरंत ही अक्षत को कॉल लगा देती है और अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है, प्लीज़ फ़ोन उठाइए, प्लीज़ फ़ोन उठाइए, प्लीज़। कि तभी वो देखती है कि उसका कॉल तो पीछे की तरफ बज रहा है और अचानक से दरवाज़ा फिर से खुलता है और अक्षत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ रह गया रेहान? लेकिन वो अपने सामने जिया को इस तरह से रोता हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें शमा? हाँ क्या हुआ? जिया जैसे ही अक्षत को देखती है वो दौड़ कर जाती है और उनके बाहों में जाकर चिपक जाती है। अक्षत उसको जोर से अपनी बाहों में भरता है और उसके सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ शमा, कुछ नहीं हुआ। बोलो क्या प्रॉब्लम क्या? और ये सब क्या है? उसके पैरों के पास भी वो सारे कांच के टुकड़े आने लगे थे करके और वो अपने गर्दन को हल्का सा टिल्ट होकर के पीछे देखते हुए रियांश को थोड़ा डांटते हुए कहता है, ये सब क्या है रियांश? यार तुझे माफिया गर्दी मेरी इस प्यारी भोली लड़की के साथ करना था, मतलब करना क्या चाहता था तो इसके साथ? रियांश अपनी जगह से खड़े होते हैं और उसका फ़ोन ले आकर के उसके पॉकेट में रखते हुए कहते हैं, वैसे अच्छी जोड़ी बनाई है भगवान ने तुम दोनों की, दोनों एक से बढ़कर एक पागल। और ये बोल करके वो रूम के बाहर निकल जाते हैं। जिया भी तुरंत ही अक्षत का हाथ पकड़ती है और अपने फ़ोन को कस के हाथ में पकड़ती है और जल्दी जल्दी वो भी बाहर आने लगती है। वही अक्षत जो उसके हालत को देखते हुए कहता है, हुआ क्या है तुम्हें और तुम इतना घबराई हुई और रो क्यों रही हो तुम? जिया जो कहती है, हाँ इस अपार्टमेंट से बाहर चलिए, उसके बाद बताऊंगी। रियांश आगे की तरफ चल रहे थे और एक सार्कास्टिक भरे स्माइल पास करते हुए धीरे से कहते हैं, बताओगे तुम उसको इस बारे में? और वह हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट होकर के उसको एक आइविंग दे देते हैं जिसे अक्षत ने भी नोटिस कर लिया था। अब वो तीनों लोग लेफ्ट में थे। जिया जो अक्षत के हाथ के पीछे बार बार छुपने की कोशिश कर रही थी, वही रियांश जो कि लेफ्ट के एक साइड से टिक करके उसी की तरफ देखे जा रहे थे। अक्षत जो रियांश की तरफ देखता है और उनके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, ओ हेलो, क्या माना कि खूबसूरत है लेकिन ऐसे क्या देख रहा है इसको? रियांश जो एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम हॉस्पिटल से भाग कर आई हो? जिया ने जैसे ये बात सुनी थी वो एकदम से रियांश को देखती है और फिर अक्षत के दूसरे साइड में जा करके खड़ी हो जाती है।
अक्षय जो जिया को इस तरह घबराते हुए देखकर कहता है, शमा तुम इसे गलत समझ रही हो। वैसे रूम में पता नहीं क्या हुआ तुम दोनों के बीच, लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और तू भाभी है तेरी। रेहान उसकी बात पर अपने मुंह को दबाते हुए फिर से हंसते हुए कहते हैं, भाभी बच्ची ना बुलाऊं मैं उसे। अक्षय जो कहता है, तू जानता है तू मोमेंट को कितना ऑकवर्ड बना रहा है। रेहान जो बिना कुछ बोले लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। रेहान पहले ही आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ गए थे। अक्षय जो हल्का सा झुकता है और विंडो की साइड से देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तू उतरेगा? मुझे अपनी शमा को बैठाना है यहाँ पर। रेहान जो कहते हैं, चुपचाप से पीछे बैठा, मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है। अक्षय जो जिया की तरफ देखते हुए अपना मुंह बनाते हुए कहता है, सॉरी यार। लेकिन शमा को तो इतनी जल्दी थी कि वो खुद ही अपने लिए दरवाज़ा खोलती है और जाकर के पीछे बैठ जाती है। उसे किसी भी हालत में इस अपार्टमेंट से जल्द निकलना था। अक्षय तो सारी बातों को भूल चुका था और वो एंजॉय करते हुए जिया से कहता है, वैसे तुम्हारा कोई फेवरेट म्यूज़िक तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए गाना मैं गा सकता हूँ अगर तुम्हें इजाज़त दो तो। इस वक्त जिया का मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वो अंदर तक पूरी तरह कांपी हुई थी। और इन सारी बातों को सोचने के बाद उसका दिमाग ठहरता है रियर व्यू मिरर पर, जहाँ पर रेयांश उसको लगातार घूरे जा रहे थे। रेयांश की नज़र जो रियर व्यू मिरर से लगातार जिया पर ही टिकी हुई थी। जिया जो एक बार उनकी तरफ देखती है, जिया जो एक बार रियर व्यू मिरर पर देखती है और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, पता नहीं ये आदमी कौन है, अक्षत सर का फ्रेंड है तो फिर मेरे साथ इस तरह भी, और इसे मेरा नाम कैसे पता? इसने मुझे जिया बुलाया था। कौन है ये? ज़रूर ये मेरे बारे में कुछ जानता है। कहीं मेरी फैमिली का दुश्मन ये सच में? नहीं, मैं क्या करूं, कैसे जानूं इसके बारे में? अक्षय जो जिया से कहता है, क्या हो गया, तुमसे कुछ पूछा मैंने? अगर तुम्हें मेरा गाना नहीं सुनना तो ठीक है, इट्स ओके, मैं इतना बुरा नहीं गाता हूँ मैं। जिया जो अक्षय की बात सुनती है और फिर कहती है, सॉरी, वो मेरा भी थोड़ा सर दर्द। कि तभी रेयांश कहते हैं, ओह सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द का इलाज क्या है? किसी के सर पर वास फोड़ देना। अक्षय जो रेयांश की ऐसी उटपटांग बातें सुनते हुए कहता है, क्या बोल रहा है, पागल हो गया है? रेयांश जो रियर व्यू मिरर से फिर से जिया को देखते हैं और एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, बताइए शमा जी, क्या कहती हैं? वास किसी और पर फोड़ा और सर आपका दर्द हो रहा है? जिया जो रियर व्यू मिरर से रेयांश की तरफ देखती है और फिर अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। अक्षय जो कहता है, ये क्या कोड वर्ड चल रहा है, मुझे भी तो बता, क्या बहस छिड़ गई यहाँ पर? रेयांश एक बार हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ते हैं और फिर अक्षय से कहते हैं, कुछ नहीं, अपनी बहन से पूछ। थोड़ी देर में अब क्लब भी आ जाता है। अक्षय जो तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरता है और जिया के लिए दरवाज़ा खोल देता है। अक्षय जैसे ही क्लब के अंदर पहुंचा था, उसके कुछ फ्रेंड्स आकर के उसे घेर लेते हैं, लेकिन जिया इन सबसे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से अक्षय जो रेयांश की तरफ इशारा करता है और फिर जिया को अपने साथ ले जाने के लिए कह देता है। क्लब के अंदर एक VIP कैबिन बना हुआ था जो कि साउंड प्रूफ था और वहाँ पर रेयांश के अलावा सिर्फ उनके कुछ अपने ही दोस्त आ सकते थे। वो जिया का हाथ पकड़ते हैं और उस कैबिन के अंदर एंटर हो जाते हैं। वैसे तो वो पूरा कांच का था, लेकिन वो कांच से भी ट्रांसपेरेंट था। अंदर से बाहर का सारा नज़ारा ठीक तरीके से दिखाई देता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं। रेयांश उसका हाथ पकड़ते हैं और काफ़ी सॉफ्टली उसके हाथ को रब करते हुए कहते हैं, क्या बुलाओ तुम्हें? शमा या फिर चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए शमा, आओ बैठो। जिस नज़र से रेयांश जिया को देख रहे थे, वो इतना तो समझ गई थी कि रेयांश को उसके बारे में कुछ चीज़ें तो ज़रूर पता है। उनकी आंखों और उनके चेहरे पर एक सरकाज़म नज़र आ रहा था और जिस टोन में वो बात कर रहे थे वो भी जिया को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो भी आकर के जिया के ठीक बगल में बैठ जाते हैं। जिया जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और अपने लेफ्ट के साइड में थोड़ा और खिसकना शुरू कर देती है, लेकिन रेयांश फिर से उसकी तरफ थोड़ा और करीब आते हुए कहते हैं, मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? कहीं यहाँ पर किसी प्लान से तो नहीं आई हो तुम? कोई रिवेंज लेने या फिर किसी का मर्डर करने? किसने भेजा तुम्हें मेरे पास? जिया जो और ज़्यादा लेफ्ट में शिफ्ट होती है और अपने फ़ोन को अपने हाथ में कस के पकड़ते हुए धीरे से कहती है, हाँ प्लीज़ दूर रहें क्या मुझसे? रेयांश जो कहते हैं, करीब तो तुम खुद आई हो मेरे। जिया जो रेयांश की तरफ घूरते हुए देखकर कहती है, मैं कब करीब आ गई आपके? रेयांश जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके उसकी डायरी को याद करते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि तुम किस तरह मेरे करीब आई हो, और अब अगर आ गई हो तो फिर मैं जाने क्यों दूँ तुम्हें?
जिया जो रेयांश की बात को अभी भी ना समझते हुए वहाँ से खड़े होते हुए कहती है, अक्षत सर कहाँ हैं? वो मैं उनके पास जा रही हूँ। रेयांश जो जिया को थोड़ा तेज टोन में कहते हैं, जिया त्रिपाठी। जिया के कानों में जैसे ये बात पड़ी थी, जिया के कदम एकदम से लड़खड़ा गए थे और वह सामने के दीवार से जाकर के एकदम से टिक जाती है और रेयांश को देखते हुए कहती है, कौन है आप और मेरे बारे में कैसे जानते हैं? रेयांश खड़े होते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए काफ़ी स्टाइल से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अनाथ हो ना तुम? ऐसे बचपन से ऑर्फनेज में रही हो? जिया जो कहती है, मैं अक्षत सर। और ये बोल करके अभी वो केबिन से बाहर निकलती उससे पहले ही रेयांश उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसे झटके से अपने करीब खींच लेते हैं। जिया जो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, रेयांश उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो तुम्हारे बारे में जानने में काफ़ी मज़ा आएगा मुझे। अभी के लिए इतना ही। अक्षतारा उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेंगे हम दोनों। ना तो मेरे बारे में कुछ जानती हो ना मैं तुम्हारे बारे में, ओके? और वास का बदला तो मैं तुमसे अलग से लूँगा। आ जाता है तब तक अक्षत केबिन के अंदर आ जाता है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसे रेयांश पता लगा पाएंगे जिया की असली सच्चाई। आइए जानते हैं क्या बच पाएगी जिया अपने परिवार और अपने परिवार वालों के दुश्मन से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।